जय श्री राम। वैसे तो महर्षि पराशर ने अपने ज्योतिष ग्रंथ बृहत्पराशर होरा शास्त्र में कई योगों का वर्णन किया है, लेकिन उसमें से कुछ योग हैं जो अति प्रसिद्ध हुए। उन्हीं में से एक योग है काहल योग। आज हम इसके विषय में जानेंगे कि इसके क्या फल होते हैं और यह योग किस प्रकार से बनता है और कब यह योग भंग भी हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि काहल योग जिस किसी भी व्यक्ति की कुंडली में होता है, वह अपने गांव का, अपने समाज का, अपनी संस्था का, जहां कहीं भी वह कार्य कर रहा है, उस क्षेत्र में एक उच्च पद पर, हेड पर, अथॉरिटी लेवल पर पहुंचता है। चाहे किसी कंपनी में हो, चाहे किसी भी स्वतंत्र संस्था में कार्य कर रहा हो, तो यहाँ पर व्यक्ति अपने आप में एक अथॉरिटी लेवल पर व्यक्ति को पहुंचाता है। व्यक्ति में साहस की भरपूर मात्रा होती है, यानी कि एक लीडरशिप क्वालिटी भी व्यक्ति के अंदर देखी जाती है। कोई भी करेजियस बोल्ड स्टेप लेने में यह व्यक्ति हिचकते नहीं है। और यह भी देखने में आता है कि व्यक्ति का जो हृदय होता है वह विशाल होता है। किसी की भी सहायता के लिए यह सदैव तत्पर रहते हैं और ऐसे लोगों के पास में अक्सर लोग सहायता के लिए जाते हैं और यह कहीं ना कहीं से उनकी हेल्प भी कर सकते हैं, यह भी देखने में आता है। व्यक्ति के पास में धन की कोई कमी नहीं रहती है, कहीं ना कहीं से धन का प्रबंध हो ही जाता है। और सामान्यतः यह भी कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन का उत्तरार्ध वह अधिक बेहतर रहता है शुरुआती जीवन की अपेक्षा। यानी कि जैसे जैसे व्यक्ति एक्सपीरियंस गेन करता है, चीजों को सीखता है, उसके हिसाब से अपने जीवन को बेहतर करता जाता है और कहीं ना कहीं जो लेटर लाइफ है वह व्यक्ति की बेहतर रहती है। अब बात करें कि यह योग का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों, जब भी हमारी जन्म कुंडली में जो लग्न है वह सबसे प्रमुख भाव है और लग्नेश वह ग्रह भी सबसे महत्वपूर्ण होता है। वह लग्नेश इस योग को बनाने के लिए बली अवस्था में होना चाहिए। बली से तात्पर्य है जैसे कि वह अच्छी राशि में हो, मित्र राशि में, उच्च राशि में विराजमान हो, अच्छे भाव में हो, केंद्र त्रिकोण भाव में हो, 11वें भाव में हो तो भी माना जा सकता है। और किसी भी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव ना हो, जैसे कि शत्रु ग्रह का, 6, 8, 12 भाव के स्वामी ग्रह का प्रभाव ना हो, युति का ना हो, दृष्टि ना हो, तो यह चीजें हमें देखनी चाहिए। अब अगली कंडीशन है जो कुंडली के चौथा भाव है और 9वें भाव के स्वामी एक दूसरे से केंद्र में स्थित होना चाहिए। एक दूसरे से केंद्र का तात्पर्य है, उदाहरण के लिए हम बात करें कर्क लग्न की एक पत्रिका है तो यहाँ पर चतुर्थेश बनेंगे जो कि तुला राशि के स्वामी शुक्र होंगे और वहीं नवमेश यानी कि 9वें भाव के स्वामी बनेंगे गुरु, क्योंकि यहाँ पर मीन राशि आती है। अब यह दोनों ग्रह आपस में केंद्र में होना चाहिए। आपस में केंद्र का अर्थ है जैसे कि बृहस्पति और शुक्र हैं, वह एक दूसरे से चौथे भाव में स्थित हों, 7वें भाव में स्थित हों या 10वें भाव में स्थित होने चाहिए, तो ये आपस में केंद्र में माने जाएंगे। उदाहरण के लिए जैसे कि हम बृहस्पति से गिनते हुए आगे आए तो 4 भाव आगे हमें शुक्र होना चाहिए अथवा 7 भाव आगे शुक्र होना चाहिए अथवा 10 भाव दूर शुक्र की स्थिति होनी चाहिए। साथ साथ में यह भी देखना चाहिए कि ये दोनों ग्रह हैं वह नकारात्मक भावों में ना हो, जैसे कि 6, 8, 12 जैसे भावों में ना हो अथवा इनके स्वामी के साथ में युति में ना हो। और जो ये योग बना रहे हैं, यदि ये ग्रह बली अवस्था में हो, जैसे कि स्वराशि के हुए, मित्र राशि के हुए, उच्च के हुए, मूल त्रिकोण राशि के हुए, तो यह योग फली होते हुए देखा जाता है। और शुभ ग्रह की दृष्टि होगी तो इस योग में और बेहतरी होते हुए देखी जाती है। साथ साथ में हमें यह भी देखना चाहिए कि कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर ना हो, क्योंकि यदि चंद्रमा कमजोर हो गया तो वह बड़े से बड़े राजयोगों को भी भंग करने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि हमारा मन मस्तिष्क है जो चंद्रमा है। यदि हमारा मन ही प्रसन्न नहीं होगा तो हम चाहे जितनी हमारे पास सुख सुविधा हो, कैसी भी अपॉर्चुनिटी हो, हम उनका लाभ कभी नहीं ले पाएंगे। अतः लग्न के स्वामी और चंद्रमा का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है इस योग को घटित होने के लिए। इस योग क्या सभी योगों के लिए इन दोनों ग्रहों की स्थिति कुंडली में होना आवश्यक है, यानी कि कुंडली को यह जो 2 ग्रह हैं वह बल प्रदान करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित कुछ भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।